Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So, friends and students, we are going to start a new topic from the class 10 chapter 3 named Money and Credit from the book Understanding Economic Development. Very important chapter from the perspective of boards and second semester. You have to take it very मतलब कि आपको इस तरह से लेना पड़ेगा कि हाँ आपको एक तरह से ग्रास्प करना पड़ेगा ये चैप्टर के कि इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो फ्रेंड्स अर्लियर टाइम्स में मतलब जब हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ भी नहीं था तो हम कुछ भी खरीदने के लिए या कुछ भी बेचने के लिए क्या यूज़ करते थे व्हेन वी डोंट हैव एनी थिंग टू गिव एज एन एक्सचेंज वैल्यू। जैसे हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम किसी से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उससे ये लेकर अपनी कुछ देकर ये चीज़ ले सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता था कि हम जो है हमारे पास अगर कोई चीज़ ज़्यादा है और दूसरे के पास कोई और चीज़ ज़्यादा है लेकिन हमें वो चीज़ चाहिए तो हम उस चीज़ के बदले में हम अपनी कोई भी चीज़ उसको दे देते थे। मोस्टली तो ऐसा होता था कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो तभी आप दूसरे से कोई चीज़ ले सकते हो जो उसे चाहिए। जैसे अगर आप उस दूसरे बंदे को शूज़ चाहिए लेकिन आपके पास जो है वीट नहीं है और उसके पास वीट है तो आप उसको शूज़ देने पड़ेंगे आपको तभी आपको वो वीट देगा। तो मतलब कॉमोडिटी एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो बोथ द पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कॉमोडिटी। एक दूसरे की कॉमोडिटी को सेल एंड बाय करना पड़ता था तभी जाकर कोई चीज़ जो है आती और जाती थी उनके पास। ठीक है, लेकिन जब तक बार्टर सिस्टम था तब तक बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो जाता था, कई बार 2 बार चीज़ें काउंट हो जाती थी और कई बार तो पता नहीं होता था। लाइक हम आप खुद सोचो कि वीट और शूज़ का क्या मैचिंग हो जाता है। जैसे उसको चाहिए कि 1 क्विंटल वीट चाहिए लेकिन वो बोलता है नहीं मैं तो तभी दूंगा जब मुझे जूते दोगे। तो मतलब जूते से आप 1 क्विंटल शूज़ ले रहे हो, वो वीट ले रहे हो, तो मतलब ऐसे कुछ मतलब मीज़रमेंट भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि यार कोई तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। तब ज़रूरत पड़ी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लाया गया और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी को बनाया गया और मनी को जो है अभी तक भी सबसे बेस्ट मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। यहाँ पर सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, चेक। दिस इज CHEQUE। ओके, तो अब मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है मनी ही नहीं है और भी हैं। जैसे कि पीपल जो है डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक्स बाय ओपनिंग द बैंक अकाउंट इन देयर नेम। ठीक है, बैंक में अपना अकाउंट खोल लेते हैं और अपने पैसे उसमें डिपॉजिट करते रहते हैं और जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम डिमांड पर उनसे वापस मांग भी लेते हैं। ठीक है, और एक चेक भी होता है। एक चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बैंक को देते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट का हमारे पास चेक है तो हमें ये आपके पास डिपॉजिट कराना है। आप मुझे इस आदमी के अकाउंट से, जिस आदमी का चेक मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, उसके अकाउंट से जितने इसमें पैसे लिखे हुए हैं उतने आप मुझे दें। जैसे मैं आपको NCERT में एक स्पेसिमेन है चेक का, उससे बताती हूँ। हाँ, इसमें दिया हुआ है, देखो चेक पेमेंट दी हुई है। एक शू मैन्युफैक्चरर है M सलीम, तो उसको एक पेमेंट करनी है लेदर सप्लायर को, तो वो एक चेक दे देता है उसको, पैसे नहीं देता है उसको, एक चेक दे देता है कि ले भाई मेरे नाम से ये मैं इतने पैसे का तुझे चेक दे देता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अब किसी भी बैंक में जा और इस अमाउंट को पे कर क्या, मतलब इस चेक को पे कर क्या, तो वो तुझे है मेरे अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देंगे। तो ये आपका चेक हो जाता है पूरा। ठीक है, तो अब है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का मतलब है पहले जो थे क्या इंडियंस क्या यूज़ करते थे, ग्रेन्स, कैटल मनी के तौर पे, कि हमारे पास कोई मेटलिक कॉइन तो नहीं है तो हम ये चीज़ें एक दूसरे को ले दे के जो है एक्सचेंज कर लेते थे कमोडिटीज़ का। लेकिन अब जो है फिर बाद में आया मेटलिक कॉइन्स का टाइम, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ये लास्ट सेंचुरीज़ में आने लगे थे। लाइक ये सब, जैसे कि ये पंचमार्क कॉइन थे सबसे पहले, ये आए, फिर गुप्ता कॉइन्स आए, ऐसे कर करके जैसे ये वाले कॉइन्स आए। मतलब इस तरह से कॉइन्स जो है बनने लगे थे। फिर धीरे धीरे जो है कागजी नोट आने लगे जो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईजी टू हैंडल, ईजी टू कैरी, ईजी टू डिपॉजिट, ईजी टू पोर्टेबल, मतलब एक तरह से बहुत ईजी हो जाते हैं उनसे काम करना। अब हम जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे करेंसी। व्हाट इज करेंसी? देखो इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है? करेंसी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड नहीं है कि वो करेंसी इशू कर सके अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। रुपी जो है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा इंडिया में, और अब तो इंटरनेशनल ब्रांड भी बन चुकी है, तो फिर इंटरनेशनली भी इसे एक्सेप्ट किया जाने लगा है कई जगहों पे, जैसे नेपाल हो गया या मतलब श्रीलंका, यहाँ पर जो है रुपीज़ को भी अब रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है। लेकिन इंडिया में तो वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो है लीगली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अगर कोई रुपीज़ जो है RBI द्वारा इशू किया गया है और वो उसे लेने से मना कर दे। फिर हमारे पास आ जाता है डिपॉजिट विद बैंक। बैंक्स में भी हम कुछ डिपॉजिट करा देते हैं, अपने नाम का अकाउंट खुला देते हैं, और फिर हम उसमें जो है कुछ अपनी मनी को जो है घर में रखने से ज़्यादा हम बैंक में रखना सेफ समझते हैं। तो हम वहाँ पर जो है जो हमारा एक्स्ट्रा कैश होता है, जो हमारे खर्चे से अलग होता है, उसे सोचते हैं हम अगर घर में रहेगा तो खर्च ही हो जाएगा इधर उधर, तो हम इसे ऐसा करते हैं बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। तो हम अपने अकाउंट में उन्हें डिपॉजिट करा देते हैं और उससे हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, यानी कि हमारा पैसा जितना होता है उससे ज़्यादा हमें बाद में मिलता है। और अगर हम अपनी डिमांड पर, जैसे हमें आज ही ज़रूरत है, कल हमने डिपॉजिट करा है, आज हमें ज़रूरत है पैसों की, तो हम आज के टाइम में जितने हमारे बैंक में पैसे हैं उसके हिसाब से हम डिपॉजिट को विड्रॉ भी करा सकते हैं। उसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, मतलब अपने डिमांड पर जो है डिपॉजिट को वापस ले सकते हैं। और चेक मैंने आपको बता ही दिया था चेक क्या है, और उसका स्पेसिफिकेशन भी मैं दिखा चुकी हूँ। अब हम लोन एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। बैंक की कुछ लोन एक्टिविटीज़ भी होती है। अब जो बैंक है इंडिया में वो जो है होल्ड करते हैं, दिस इज होल्ड, आई एम सॉरी, होल्ड करते हैं अबाउट 15% ऑफ देयर कैश डिपॉजिट्स एज कैश, कि बैंक्स के पास जो है उनके डिपॉजिट में से 15% तो कैश उनके पास होता ही है, और वर्क करते हैं एज ए मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर, ठीक है। जैसे हमने आपको पैसे जमा किए, ठीक है, तो बैंक वाला तो हमारा डिपॉजिटर हो गया, ठीक है, और हमने मतलब हम आपके डिपॉजिटर हो गए, उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट में हमारे पैसे डाल दिए, ठीक है। लेकिन अब दूसरा बंदा आता है, उसे पैसों की ज़रूरत है, उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं है, तो वो लोन लेना चाहता है, बोरो करना चाहता है कुछ अमाउंट, तो वो जो है बैंक में एप्लीकेशन देगा कि मुझे, जैसे कि एज्यूम कर लीजिए कि मुझे 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है, मुझे लोन चाहिए, तो वो जो है किसी भी अकाउंट से 1000 रुपीज़ उसको दे देंगे, ठीक है, बोरो करने के लिए। तो उससे फिर बाद में इंटरेस्ट भी लेंगे, जब वो पे करने आएगा अपना लोन तो उससे इंटरेस्ट लेकर, जैसे 1000 है पर अगले महीने उससे वो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा और लेंगे, तो बैंक के पास 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी हो गए। लेकिन जो हमने जो 1000 रुपये अपने जमा कराए थे उस पर भी हमें कुछ इंटरेस्ट लग के मिलेगा, क्योंकि हमने तो वो दे दिए ना बैंक के अंदर, तो उनका काम है कि वो हमारा पैसा सिक्योर रखेंगे, हम जब भी चाहेंगे वो हमें देने पड़ेंगे उन्हें पैसे, तो हमने अपने पैसे वहाँ दे दिए। और उसी तरह से बैंक का काम है कि वो लोन के रूप में दूसरे को प्रोवाइड करती है जो उसके पास बैंक होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बैंक की एक्टिविटीज़ चलती हैं। बैंक जो यूज़ करते हैं मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, वो लेते ही डिपॉजिट इसलिए है कि उन्हें जो है आगे को लोन देना पड़ेगा, क्योंकि इसी से उनकी अर्निंग बढ़ती है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स, ठीक है। जितने उनके पास पैसे होते हैं और जितना उन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता है वही उनके लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी NCERT में जो एग्जाम्पल है उसे देखिए आप, कि पीपल जो है डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है, और फिर पीपल जो है लेने आते हैं बैंक से लोन, ठीक है। ये डिपॉजिट करने जा रहे हैं, ये लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये बोरोअर्स हैं, ये डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है। पीपल जो है विड्रॉ कर लेते हैं अपना पैसा और उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है, और पीपल को जो है यहाँ पर पे करना पड़ता है बैंक को ही और विद इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ से गया पैसा, यहाँ से इनके पास गया पैसा, बैंक में गया, बैंक से लोगों के पास गया पैसा, फिर लोगों द्वारा फिर से बैंक में आया पैसा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग के, और फिर जो है दोबारा उसी आदमी के पास गया पैसा उसके हिसाब से उसके अमाउंट पर इंटरेस्ट लग के। समझ में आया आपको पूरा प्रोसेस? अब दो तरह की सिचुएशंस हो जाती है क्रेडिट के लिए, कि लोन को जो है किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। एक तो ये होता है लोन की हम आज ज़रूरत है तो हम आज लोन ले लेते हैं, उससे पूरा प्रोसेस अपना लोन का पूरा, लोन से जो भी हम करना चाहते हैं वो करके फिर हम आगे को पे कर सकते हैं। और एक दूसरा पॉइंट भी है, तो मैं आपको दोनों ही एग्जाम्पल NCERT की बुक से ही चाहे समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो कभी कभी फेस्टिव सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, तो अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है शू मैन्युफैक्चरर सलीम का। अब उसे क्या एक ऑर्डर मिला है उसे कि उसे 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं, डिलीवर करना है 1 महीने के अंदर अंदर। अब उसे प्रोडक्शन टाइम पर करने के लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, स्टिचिंग के लिए और पेस्ट करने के लिए वर्क को, मतलब उसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे खर्चा करने के लिए सबसे पहले लोन लेना पड़ेगा,
क्योंकि उसके पास खुद का पैसा नहीं है अभी, तो उसे लोन लेकर जो है अपना काम शुरू करना पड़ेगा। अब लोन के लिए भी उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो पहले कर दे कि उस जिसने लेदर सप्लायर है उसको लेदर सप्लाई करने के लिए कह दे कि मैं मैं तुम्हें जो है पैसा दे दूँगा, तुम मुझे जो है सप्लाई कर दो, मुझे जो है मैं तुम्हें बाद में पैसा दे दूँगा, तुम अभी मुझे लेदर सप्लाई कर दो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो जो है लोन ऑब्टेन, उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि जिसने उसे ऑर्डर दिया है 3000 पेयर्स का, तो वो उसी से ही एडवांस पेमेंट ले ले, ठीक है, 1000 पेयर्स की कम से कम, और उसको प्रॉमिस कर दे कि वो पूरा पेयर बना के एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ वो पूरे पेयर बना के आपको डिलीवर कर देगा, और फिर एंड में वो पैसे दे देगा, ठीक है। तो दो तरह से वो लोन ले सकता है, एक तो जिससे वो लेदर चाहता है उससे लोन ले कि मुझे लोन दे दो, तो मैं ना लेदर लेके और फिर जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आपको भी पैसे दे दूंगा। या फिर दूसरा तरीका है कि जिसने उसे काम दिया ना 3000 पेयर बनाने के लिए, उससे जो है 1000 पेयर बनाने के पैसे ले, तो उससे जो है वो और रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के उससे 3000 पेयर बना के उसे महीने के एंड में वो पेयर भी दे देगा और उसके पैसे भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसके पास, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल एक और है। ये थोड़ा सा दुखद सा एग्जाम्पल है, इसमें स्वप्ना की प्रॉब्लम दी गई है। अब स्वप्ना जो है एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, वो ग्राउंडनट अपने लैंड पर ग्रो करती है। तो वो जो लोन ले लेती है एक मनी लेंडर से कि मेरे को जो है जो भी पैदावार करनी होगी उसमें जो भी एक्सपेंस होंगे मैं उससे लोन से चुकता कर लूँगी। सोचती है कि शायद मेरी जो है कल्टीवेशन बहुत अच्छी होगी तो मैं जो है ना लोन है ना अपने आप चुका दूँगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाता है कि मिडवे में क्या है, सीज़न की क्रॉप जो है पेस्ट लग जाते हैं, उस पर कीड़े लग जाते हैं, क्रॉप ख़राब हो जाती है। अब स्वप्ना स्प्रे भी करती है अपनी क्रॉप को कि एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड डाल दो शायद ठीक हो जाए। अब वो पैसे कितने खर्च हो जा रहे हैं, तो अब क्या हो जाता है, अब वो इतने पैसे खर्च हो गए तो उसके पास अब मनी लेंडर को पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, वापस करने के लिए, लोन चुकता करने के लिए भी कुछ नहीं है। और अब उसने जो है पूरा ईयर जो महंगे पेस्टिसाइड्स डाले या जो भी है उसकी वजह से भी उसके पास और दुगना लोन भी इकट्ठा हो गया है। यानी कि अब जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, पूरे डेप्ट ट्रैप हो चुकी है। ये सिचुएशन डेप्ट ट्रैप कहलाती है। जो क्रेडिट है इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, क्योंकि ये ऐसा केस आ गया कि अब उसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। उसके पास पहले से पैसे नहीं थे, कहीं से तो लोन लेके उसने क्रॉप उगाई, अब उस क्रॉप में भी खराबी आ गई, अब वो क्रॉप भी नहीं रही और उसके पास अब पैसे भी नहीं है कि वो लोन चुकता कर सके, तो ये डेट ट्रैप हो जाता है। तो दो तरह की क्रेडिट सिचुएशंस हमारे पास सबके पास होती है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम देखेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एवरी लोन एग्रीमेंट जो स्पेसिफाई करता है कि एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसके अंदर पहले से लिखा होता है कि इतना इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, या फिर इतना तो इंटरेस्ट रेट एक बोरोवर को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन एडिशन लैंडर सोचता है कि पता नहीं ये पे कर पाएगा या नहीं, तो मुझे कुछ कोलेट्रल डिमांड भी चाहिए, मतलब कि कोलेट्रल मतलब कोई एसेट भी चाहिए या कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए। जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था कि पता नहीं तू मेरा पैसा दे पाओगे नहीं, ऐसा करो कि अपने कंगन मुझे गिरवी रख के चले जाओ, मैं तुम्हें जब तुम पैसे दे दोगे तुम्हारे कंगन वापस कर दूंगा। तो ऐसे कुछ मतलब कुछ भी गिरवी रखना, मतलब इन द सेंस कुछ भी गिरवी रखना ना, तो ये जो है कोलेट्रल हो जाता है, ठीक है। आम भाषा में जैसे हिंदी लैंग्वेज में हम बोले कुछ गिरवी रखना, तो वो कोलेट्रल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम अपनी पढ़ने वाली लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन, मतलब कि जो उधार ले रहा है ना उसकी खुद की चीज़ होती है वो, जैसे लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है, लाइफ स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक्स, कुछ भी हो सकता है। तो वो गारंटी देता है लैंडर को कि जब तक मैं लोन पे नहीं करूँगा तब तक आप जो है इस चीज़ को अपने पास रखो, जब मैं लोन पे कर दूँगा मुझे ये चीज़ मेरे वापस कर देना। या फिर अगर वो फेल हो जाता है लोन पे करने में तो वो लैंडर जो है उसकी चीज़ को बेच सकता है या फिर मतलब अपना हिसाब चुकता कर सकता है जितना उसका बनता है उस गिरवी रखी हुई उस कोलेट्रल वाली चीज़ को बेचकर, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है और कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर, ये सब कुछ जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन जो भी दोनों के बीच में हुआ है, साइन वाइन एग्रीमेंट वगैरह, ये सब जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है। तो
आज की स्लाइड में आपकी यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। बहुत से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, चेक किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया है, बार्टर सिस्टम डिस्कस किया है, हमने करेंसी डिस्कस किया है, कौन इश्यू करता है ये सब हमने पता किया है, मतलब ये सब हमने डिस्कस किया है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिस्कस किया है, कोलेट्रल क्या होता है, ये सब जो है छोटी छोटी डेफिनेशन के रूप में भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, फिलअप्स में भी आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं। तो आप जो है इन सबको पहले अच्छे से पढ़िए। पार्ट 1 में मैं अभी तक इतना ही डिस्कस करूँगी। कोई आई डोंट वांट कि कुछ ज़्यादा मैं जल्दबाजी मचाऊँ इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स के हम 3rd चैप्टर पर हैं भी इसमें सिर्फ 5 ही, तो मैं इतनी जल्दी भागना भी नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाऊँ। तो बच्चों 10th है, इतना हुआ भी मत समझिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रीड करिए, अच्छे से समझिए। आपके पास बहुत टाइम है, तो पर इतना भी मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टाइम है आप पढ़ना ही छोड़ दोगे। इस टाइम को जो है यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से, पॉजिटिव वे में, और ध्यान से पढ़िए। तो मैं आज की स्लाइड यहीं पर ही रोकती हूँ। थैंक्स। मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी अगली स्लाइड को लेकर। शुक्रिया।